दोस्तों और हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को इनकम टैक्स का मॉडल पेपर 1 का फर्स्ट लेक्चर जा चुका है और इनकम टैक्स का मॉडल पेपर 2 जल्द ही आने वाला है। लेकिन फर्स्ट जो मॉडल पेपर था उसका सेकेंड लेक्चर बाकी था। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे और 5 से लेकर 8 क्वेश्चन, यानी 5, 6, 7, 8 4 क्वेश्चन अभी बाकी था। तो आज हम लोग मॉडल पेपर इनकम टैक्स का फर्स्ट और उसका लेक्चर 2 देख रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए हैं कि सतीश सर तो मॉडल पेपर देंगे ही देंगे और उसी इंतज़ार में जिंदा हैं। तो उन लोगों का फ़ोन बहुत ज़्यादा आता रहता है, अलग अलग जगह से फ़ोन आता रहता है कि सर कब दे रहे हैं कब दे रहे हैं। तो जल्दी आएगा। आज हम लोग जो ये मॉडल पेपर 1 का सेकेंड लेक्चर डाल रहे हैं, कल मॉडल पेपर 2 जाएगा आपके पास और फिर मॉडल पेपर 3 जाएगा। आप 3 मॉडल पेपर पढ़ेंगे, मेरे हिसाब से आपके लिए इनफ है। अगर थ्योरी के क्वेश्चन की बात करें तो यही क्वेश्चन आएगा, बाहर का क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो चलिए 5 नंबर, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हुए, और ध्यान दीजिएगा अगर आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है तो सर कमेंट जरूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को। अगर आपको लगता है आपका अपना चैनल है, अगर सर कुछ आपके लिए कर रहे हैं, सतीश कुमार कुछ मदद कर रहा है आपको, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि एक लाइक, सब्सक्राइब तो खैर आप कर ही चुके हैं और दूसरे से सब्सक्राइब करवाइए दूसरे लोगों से, लेकिन लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि, और कमेंट जरूर कीजिए ताकि पता चल सके कि आपका फीडबैक हमारे लिए क्या है। क्योंकि आपका जितना कमेंट होता है, जो वैल्यूएबल कमेंट होता है, वो मेरे लिए फीडबैक होता है और हमको अच्छा लगता है कि चलो हम किसी को तो फ़ायदा पहुंचा पाएँ। तो अगर आप कमेंट करके कुछ ना कुछ बताएंगे हमारे इंस्टीट्यूशन के बारे में, जो आपको अपने अंदर लगता है कि हाँ ये फीडबैक होना चाहिए मेरे लिए, तो हमको आप फीडबैक कैसे देंगे? तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के फीडबैक दे सकते हैं कि हम कैसे अपने आप को इम्प्रूव करें। वो फीडबैक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इनफ नहीं है। मेरे लिए वो मैटर नहीं करता। मेरे लिए मैटर करता है कि किसी का फीडबैक तो आ रहा है, कि अगर किसी को मेरे कारण प्रॉब्लम आ रहा है तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो कोई बता रहा है। तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? तो आप ज़रूर अपना वैल्यूएबल सजेशन मुझे दीजिए। अगर आप मैसेज नहीं कर सकते तो फ़ोन करके सजेशन दीजिए, पर सजेस्ट जरूर कीजिए, क्योंकि आपका सजेशन मेरे लिए बहुत काम करेगा और उस आधार पर हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। इसलिए आपका सजेशन बहुत ज़रूरी है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए हम लोग यहाँ चलते हैं। कृषि आय क्या है और ये कितने प्रकार की होती है, और ऐसे 10 आयों की व्याख्या कीजिए जो ज़मीन से संबंधित है लेकिन कृषि आय नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहले हम लोग ये जाने एग्रीकल्चर इनकम क्या है। तो एग्रीकल्चर इनकम जानने के लिए ध्यान दीजिएगा, अगर कोई इनकम एग्रीकल्चर एक्टिविटी से कमाई जाती है वो एग्रीकल्चर इनकम होती है। पहला बात, एग्रीकल्चर एक्टिविटी का मतलब है कि हम हल चलाएंगे, फसल लगाएंगे, बीज डालेंगे, दाना डालेंगे, खाद डालेंगे और पानी डालेंगे। उसके बाद जो फसल उत्पादन होकर आएगा उसको काटेंगे और बेचेंगे, तब अगर हमको इनकम जनरेट करते हैं तो वो इनकम एग्रीकल्चर इनकम कहलाता है। दूसरा, एग्रीकल्चर इनकम के लिए भारत की ज़मीन होनी चाहिए। यानी अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटी पाकिस्तान से हुआ है, पाकिस्तान में खेती करके हम कमाए हैं, पाकिस्तान में खेती किए, वहाँ से सामान बेचे और हम पैसा लेके भारत आएंगे, तो वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं माना जाएगा। क्योंकि भले एग्रीकल्चर एक्टिविटी हुआ है लेकिन एग्रीकल्चर ज़मीन जो है, लैंड है ना, लैंड सिचुएटेड इन इंडिया, जो एग्रीकल्चर लैंड है वो भारत में होना चाहिए। अगर हम अपना एग्रीकल्चर इनकम बता रहे हैं तो पहला है कि मेरी ज़मीन भारत में होनी चाहिए, दूसरा ज़मीन का मालिक हमको खुद होना चाहिए, और तीसरा हम उस ज़मीन में एग्रीकल्चर एक्टिविटी करके अगर कोई अर्निंग कमाते हैं तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल करने के बाद आपका इनकम एग्रीकल्चर इनकम होगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, पहला, एग्रीकल्चर इनकम किसी व्यक्ति के लिए तब हो सकता है जब पहला ज़मीन भारत में होना चाहिए, दूसरा ज़मीन हमारा अपना होना चाहिए, और तीसरा उस ज़मीन से जो इनकम जनरेट हो रहा है वो इनकम होना चाहिए एग्रीकल्चर एक्टिविटी के जरिए। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होता है तो आपका इनकम एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगा, और नहीं तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम अगर कहलाएगा तो टैक्स लग जाएगा। अब दूसरा बोला है कि कितने प्रकार का होता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ देखिए आपके पास पूरा PDF आपके पास है, आराम से आप देख सकते हैं कि कौन एग्रीकल्चर है कौन नहीं है। पहला चीज़ क्या बताए थे, लैंड शुड बी सिचुएटेड इन इंडिया, भारत में होना चाहिए, एग्रीकल्चर एक्टिविटी होना चाहिए, और तीसरा बोलता है कि फार्म हाउस जो है, इनकम फ्रॉम फार्म हाउस अंडर सर्टेन कंडीशन एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगा। इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कि क्या क्या कंडीशंस है, डिटेल आपके सामने रहेगा, आप आराम से पढ़िए इसको, कोई दिक्कत नहीं है वीडियोस को चला के। क्योंकि लाइन बाय लाइन पढ़ के समझाना अपने आप में चैलेंज है। अब देखो, एग्रीकल्चर भारत में ज़मीन होनी चाहिए वो तो आप पढ़ सकते हैं। एग्रीकल्चर ऑपरेशन मतलब है भाई आप पहले हल चलाओ, बीज डालो, खाद डालो, पानी डालो, उसके बाद अगर कोई एक्टिविटी होती है और वहाँ से कोई इनकम जनरेट होता है तो एग्रीकल्चर होगा। ऐसा नहीं कि अपने आप घर, मान लीजिए आपकी ज़मीन पर अपने आप घास उग गया और उस घास को बेच के आप 30,000 कमा रहे हैं और बोलते हैं हम तो एग्रीकल्चर इनकम जनरेट कर रहे हैं। गलत बात है, वो आपका एग्रीकल्चर एक्टिविटी है ही नहीं। घास अपने आप जन्मा, आप नहीं लगाए। तो अगर अपने आप जन्मे वो घास को आप बेचते हैं और उससे कोई इनकम कमाते हैं तो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर ऑपरेशन नहीं हुआ, एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं हुई।
तो अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटी होगी तभी, यहाँ देखिए लिख भी दिया है। अच्छा, फार्म हाउस का इनकम कब होगा? तो ध्यान दीजिएगा, जब फार्म हाउस क्या होता है ये बताइए। फार्म हाउस का मतलब होता है खेतों के बीच मकान। खेतों के बीच अगर मकान होगा तो उसको फार्म हाउस बोलते हैं। तो फार्म हाउस का इनकम कब होगा? टैक्सेबल। कब एग्रीकल्चर होगा? तो सिंपल सा, अगर कोई फार्म हाउस देता है और उसके आसपास सारा एग्रीकल्चर एक्टिविटी करता है, तो वैसी स्थिति में वो फार्म हाउस का इनकम, अगर वहाँ से रेंट हमको मिल रहा है, मान लीजिए हमारा मालिक हम है, हमारा फार्म हाउस को यूज़ कर रहा है, वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहा है और सारा जो फसल है मेरे फार्म हाउस में रख देता है, तो वहाँ से भी हमको रेंट मिलता है और खेत से भी रेंट मिल रहा है। तो अगर फार्म हाउस से इनकम मिल रहा है तो ये इनकम टैक्स फ्री हो जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर आउटपुट रखा जा रहा है। तो इसलिए बोला जाता है कि अगर कुछ कंडीशन पूरा होगा तो फार्म हाउस का भी इनकम आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। एकदम 20 नंबर का जो एग्जैक्ट आंसर है ना, वो हिम्मत है भैया तो याद कर लो और एकदम टू दी पॉइंट लिख दो, 20 नंबर आपका आ जाएगा। हम लोग 20 नंबर का एग्जैक्ट आंसर बता दे रहे हैं आपको। अब बोल रहा है कि कृषि आय के आवश्यक लक्षण, फिर वही चीज़ है, देखिए क्या बताए थे, एग्रीकल्चर इनकम मस्ट बी डायरेक्टली डिराइव फ्रॉम द लैंड, ज़मीन से मिलना चाहिए। पता चला कि कहीं सूद पर ब्याज में पैसा दिए थे, वहाँ से ब्याज कमाए तो एग्रीकल्चर नहीं होगा, ज़मीन से रिलेटेड होना चाहिए। लैंड शुड बी सिचुएटेड इन इंडिया, भारत में ज़मीन होनी चाहिए। द लैंड शुड बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ फार्मिंग, खेती के लिए उसका इस्तेमाल होना चाहिए। इंटरेस्ट इन द लैंड, जो ज़मीन का मालिक है उसका हक होना चाहिए उस पर। और मेनली हैविंग सम रिलेशन विद द लैंड इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर द एग्रीकल्चर इनकम। अब कोई ज़मीन है, उसमें छोटा सा आपका हिस्सा है और आप बोलोगे पूरी ज़मीन का इनकम आपका एग्रीकल्चर इनकम है, ऐसा नहीं है। नहीं तो फिर लोग क्या करेगा, पूरा ज़मीन में फैक्ट्री बैठा देगा और छोटा सा खेत रखेगा और उसी खेत से प्रोडक्शन करेगा। बोले सर देखिए हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं सर, तो ये ज़मीन का पूरा इनकम जो है एग्रीकल्चर होगा, ऐसा नहीं है। पूरी ज़मीन में आप फैक्ट्री बैठा रखें तो वो अलग हो गया, और जितना खेती आप करते हैं बस उसी का एग्रीकल्चर इनकम होगा। तो बोलता है कि ज़मीन का छोटा सा, देखिए भूमि के साथ एक कुछ मात्र संबंध होना ही एग्रीकल्चर इनकम के लिए पर्याप्त नहीं, यानी खाली एक छोटा सा रिलेशन है ज़मीन के साथ, तो आप बोलिएगा कि मेरा इनकम एग्रीकल्चर इनकम होगा, गलत बात है। और नर्सरी से अगर कोई इनकम कमाता है तो ये भी एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आएगा। अब यहाँ देखिए बोलता है काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। तो पहला रेंट एंड रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम लैंड, ज़मीन से जो हमारे पास रेंट या रेवेन्यू आएगा। कौन ज़मीन? जो खेती की ज़मीन है, हम किसी को किराए पर दे देते हैं खेती करने के लिए, वहाँ से अगर कोई रेंट और रेवेन्यू आता है तो वो आ गया एग्रीकल्चर इनकम के अंदर। दूसरा क्या लिखा है, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन, खेती करने से अगर कोई इनकम आता है तो वो इनकम आएगा। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन सेम चीज़ है, सेकेंड गलती से डबल हो गया, 4 होता है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बेचने से अगर कोई इनकम आता है तो। और इनकम फ्रॉम फार्म हाउस, फार्म हाउस से कोई इनकम, यही तो 5 प्रकार ऊपर भी पढ़ चुके हम लोग। तो ये कुछ खास नहीं है, इसके बारे में भी डिटेल है, आप अपना आराम से पढ़ सकते हैं। अभी कुछ एग्जाम्पल आपके पास दिया हुआ एग्रीकल्चर इनकम का। अब जो लास्ट टॉपिक पूछा था कि ऐसी इनकम बताइए जो ज़मीन से रिलेटेड नहीं है, ऐसी इनकम बताइए एग्रीकल्चर में जो ज़मीन से रिलेटेड नहीं है। बोला है कि ऐसी आय जो ज़मीन से संबंधित ना हो, कृषि किंतु कृषि आय ना हो, यानी ज़मीन से संबंधित इनकम है, यानी इनकम हम ज़मीने से कमा रहे हैं लेकिन एग्रीकल्चर नहीं है सर। तो पहला चीज़ ये है कि हम अपनी ज़मीन को किसी को फैक्ट्री के लिए किराए पर दे देंगे तो ज़मीन से ही इनकम आ रहा है, लेकिन क्या एग्रीकल्चर होगा? अगर हम अपनी ज़मीन को किसी को फैक्ट्री के लिए दे देते हैं, तुम फैक्ट्री चलाओ यहाँ से, और वहाँ से कोई इनकम हमको मिलता है, तो हम इनकम तो ज़मीन से कमा रहे हैं, लेकिन क्या वो एग्रीकल्चर है? मेरी ज़मीन पर फैक्ट्री लगाएगा और हमको रेंट देगा तो रेंट इनकम ना कमा रहे हैं। तो ऐसा कौन कौन इनकम है जो ज़मीन से कमा रहे हैं लेकिन एग्रीकल्चर नहीं है? मतलब बहुत लोगों में ये कन्फ्यूजन होता है कि ज़मीन से इनकम एग्रीकल्चर इनकम होगा। ये बात कन्फर्म करने बोला है कि कभी भी याद रखिएगा, हम ज़मीन से कमाते हैं तो सारा इनकम एग्रीकल्चर नहीं होता है। जैसे कृषि भूमि के पिछले बकाए किराए पर प्राप्त ब्याज, अगर हमारा खेती की ज़मीन कोई किराए पर लिया था, पीछे किराया बाकी था, उस पर ब्याज ले लिया, तो ब्याज का इनकम मेरा ज़मीने से मिल रहा है लेकिन एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। मुर्गी पालन ज़मीन से मिल रहा है लेकिन एग्रीकल्चर इनकम नहीं। मछली पालन ज़मीन से रिलेटेड है लेकिन एग्रीकल्चर इनकम नहीं। खानों की रॉयल्टी ज़मीन से रिलेटेड है लेकिन एग्रीकल्चर इनकम नहीं। मक्खन पनीर की बिक्री समुद्री जल से भूमि में पानी भरकर उत्पादित नमक से आए, ये सब देखिए क्या है,
साहूकार या महाजन द्वारा कृषि उपज के रूप में प्राप्त ब्याज, ये सब ज़मीन से रिलेटेड है लेकिन एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। अब एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपके पास ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। बोलता है कि मिस्टर अमित सेन के मकान से संबंधित निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर कर निर्धारण वर्ष 21-22 के लिए कर योग्य आय की गणना कीजिए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी 21-22 की जगह 22-23 होना चाहिए था आपको। 22-23 ना असेसमेंट ईयर, क्योंकि 21-22 प्रीवियस ईयर हम लोगों का चल रहा है, तो 22-23 असेसमेंट ईयर होना चाहिए। तो खैर याद रखिएगा, आप इनकम टैक्स के क्वेश्चन बनाते समय असेसमेंट प्रीवियस को इग्नोर कीजिएगा, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर को इग्नोर कीजिएगा। क्यों इग्नोर करेंगे बताइए? क्योंकि असेसमेंट ईयर प्रीवियस पिछले साल का क्वेश्चन है ना, तो पिछले साल के क्वेश्चन में असेसमेंट और प्रीवियस आपका चेंज ही मिलेगा, गलत ही मिलेगा, क्योंकि पिछले साल क्वेश्चन था तो उस क्वेश्चन के हिसाब से असेसमेंट प्रीवियस सही था। अब इस साल के हिसाब से तो असेसमेंट प्रीवियस सही नहीं है। अब हम अगर क्वेश्चन में छेड़छाड़ करेंगे तो इसका आंसर मिसमैच हो जाएगा, इसलिए जैसे वैसे ही बना के दे देते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा, अपना असेसमेंट और प्रीवियस कन्फर्म कर लीजिएगा, ठीक है? अभी कौन सा असेसमेंट कौन सा प्रीवियस चल रहा है। तो चलिए इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। ये दिया नगर पालिका, म्यूनसिपल वैल्यू दिया, फेयर रेंट दिया, रेंट स्टैंडर्ड रेंट भी दिया है। चलिए हम लोग बनाते हैं इसको, स्टैंडर्ड रेंट भी दिया है, तो कैसे इसको हम लोग बनाने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं GAV। बताइए GAV कैसे निकलेगा? GAV थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बोलता है म्यूनसिपल वैल्यू 90,000, फेयर रेंट 1,40,000, स्टैंडर्ड रेंट 1,20,000 और रेंट लेट आउट कितने पर के लिए है? रेंट लेट आउट है 1,44,000 सालाना। और मकान कितना 1 महीना खाली रहा है, तो बताइए 1 महीना जब खाली रहता है तो क्या करते हैं? एक्चुअल रेंट ही GAV हो जाता है ना। तो 1 महीना अगर खाली रहा मकान तो एक्चुअल रेंट ही GAV हो जाता है। तो बताइए कि पूरे साल का 44,000 रेंट है आपका, 1 महीना खाली रहता है, 11 महीने का ना रेंट होगा, तो GAV कितना आ जाएगा बताइए? तो इसका GAV आ जाएगा 11 महीना का रेंट। कितना आएगा GAV? अगर 1,44,000 रुपया 12 महीना में होता है सर, तो 12 से भागा दे दीजिए और 11 से गुना कर दीजिए। 1,44,000 तो 12 बने 44, इसका मतलब 1,32,000 रेंट आएगा, 1,32,000 रेंट आएगा। GAV आ गया। उसमें माइनस करते हैं म्यूनसिपल टैक्स। म्यूनसिपल टैक्स दिया हुआ है, कितना म्यूनसिपल टैक्स पेड किए हैं? 40,000। और अनरियलाइज रेंट है नहीं, कितना बचेगा? 92,000। ये निकल जाएगा एनुअल वैल्यू। और एनुअल वैल्यू में माइनस करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। आप लोग अगर हाउस प्रॉपर्टी पढ़े होंगे तो पता होगा कितना परसेंट? 30%। तो 92,000 का 30% 92,000 इंटू 30/100 कितना आता है? 0 0 3 दूनी 6, 9 तिया 27,600 लेस कर देंगे तो 400, 7 1 8, 8 4 12, 2 1 3, 6 3 9, 64,400 आ जाएगा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ HRA। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, HP बोलते हैं, HRA नहीं। हाउस प्रॉपर्टी का टैक्सेबल वैल्यू कितना आएगा? 64,400। ये देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसमें, कोई दमखम नहीं है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके पास दे दिया, यानी बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। टफ क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है जो आप बना सकते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक और क्वेश्चन है, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि मिस्टर रमेश इज एम्प्लॉयड इन अ प्राइवेट कंपनी, 70,000 पर मंथ उनका सैलरी है, 6,000 पर मंथ DNS पे है और 10,000 पर मंथ कमीशन है। DNS पे है, ठीक है, उसके बाद सैलरी है और कमीशन दिया हुआ है। ही रिसीव 2,000 पर मंथ एज हाउस रेंट अलाउंसेस, ही पेड 2,500 पर मंथ एज रेंट। कंप्यूट हाउस रेंट अलाउंसेस का एग्जेम्प्टेड अमाउंट निकालना। बताइए एग्जेम्प्टेड अमाउंट फ्रॉम टैक्स निकालना है, कैसे निकालते थे? HRA का एग्जेम्प्टेड, बताइए याद आ रहा है? HRA का एग्जेम्प्टेड अमाउंट कैसे निकालते थे? एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ HRA, तो 3 चीज़। पहला होता था एक्चुअल HRA। एक्चुअल HRA कितना एक्चुअल HRA आ गया बताइए? तो HRA इसको कितना मिल रहा है? शायद 2,000 पर मंथ है HRA, तो 2,000 इंटू 12, 24,000 HRA आ गया। दूसरा क्या बोलता है?
रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट पेड कितना है, 2500 है, तो 2500 इंटू 12 माइनस 10%, 10/100। और सैलरी आप जानते हैं कि सैलरी में क्या क्या आता है, तो बहुत अच्छे से आप जानते हैं सैलरी में यहाँ पे क्या क्या आता है। तो यहाँ देखिए सैलरी निकाल देते हैं, सैलरी फॉर HRA, सैलरी फॉर HRA। तो बताइए आएगा बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी कितना है, 70,000 पर मंथ है सर। तो 12 इंटू 7 करेंगे, बरसते 84, 70,000 पर मंथ है, तो 70,000 इंटू 12 ना हो जाएगा, तो आएगा 8,40,000, 8,40,000 प्लस डियरनेस अलाउंसेस नहीं है, डियरनेस पे है, DRTP है। तो डियरनेस अलाउंसेस में ढूंढना पड़ता है पार्ट ऑफ सैलरी है कि नहीं, डियरनेस पे तो हमेशा जुड़ेगा। तो डियरनेस पे कितना है इसका, 6,000। तो बताइए 6,000 इंटू 12 करेंगे, बार बार 12 करने से अच्छा जोड़ देते, 12 छक 72,000 ये आ जाएगा। और तीसरा है कमीशन, कमीशन कितना है, 10,000 पर एनम कमीशन है, तो 10,000 जुड़ जाएगा, साल का 10,000। तो बताइए कितना आता है ये, 2,000, 7 1 8, 8 8 4 12, 2 हाथ में 1, 9,22,000, 9,22,000 रुपये आपका आ जाता है। तो 9,22,000 यहाँ पे निकाल देंगे, तीसरा 2 0 2 0। तो बताइए कितना आता है, 25,000, 30,000 माइनस बताइए 92,000 इसका निकलेगा, 2 0 2 0 कटेगा ना, तो 92,200 आएगा, 92,200। तो बताइए 30,000 में 92,200 चला जाएगा तो कितना बनेगा, 30,000 में 92,200 जाएगा तो माइनस चला जाएगा 62,200। तो ऐसे भी याद रखिएगा इसका एग्जेम्प्टेड अमाउंट नील होगा। और तीसरा बोल रहा है कि कहाँ पे घर है इसका, प्राइवेट कंपनी में है, कहाँ घर है पता नहीं, तो 40% ले लेते हैं। तो 40/100 कर देना, 40/100 इंटू कितना आता है, 9 लाख, 40% ऑफ सैलरी 9,22,000 का 40% निकालिए, कितना आता है, 2 0 से 2 0, जो भी आएगा यहाँ पे लिख दीजिएगा। लेकिन नियम क्या है, विच एवर इज लेस, नियम है विच एवर इज लेस। तो ध्यान दीजिएगा ये माइनस में आ गया, तो इससे कम क्या हो सकता है, तो सबसे कम माइनस में होगा, इसलिए इसका एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितना होगा, एग्जेम्प्टेड अमाउंट अगर पूछेगा तो इस क्वेश्चन में क्या निकलेगा, एग्जेम्प्टेड अमाउंट आएगा नील, NIL, नील, जीरो, कोई टैक्स में छूट नहीं मिलेगा इसको, सारा का सारा टैक्स देना पड़ेगा। कितने पर टैक्स देना पड़ेगा, 24,000 पर उसको टैक्स देना पड़ेगा, छूट नहीं मिलने वाला है। तो HRA माइनस में आने का मतलब है कि टैक्स में छूट नहीं मिलेगा, पूरे HRA के ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। इसको लिख लीजिए। अगर आप टैक्स पढ़े हैं तो थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा, और नहीं पढ़े हैं तो आप थ्योरी अटेम्प्ट लीजिए, ज़्यादा अच्छा है, दिमाग में प्रेशर मत डालिए, उस दिमाग को बचा के रखिए, रील्स चलाने में काम देगा और फेसबुक चलाने में और इंस्टा। और एग्ज़ाम के टाइम में सतीश सर है ही आपके एग्जाम्पल, सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए, तो सतीश सर के जिम्मे में छोड़ दीजिए, परीक्षा सतीश सर को देना है, आप लोग तो खाली बस लिख देना उसको। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर संतोष एक शिक्षक हैं, उनकी आय निम्नलिखित विवरण से, ये भी सैलरी का इनकम है, नहीं ये टोटल टैक्सेबल इनकम, ध्यान दीजिएगा। तो अब बोलता है कुल आय निकालिए, कितना टोटल इनकम। अब देखिए यहाँ सैलरी भी है, अदर सोर्सेज भी है, बहुत सारे इनकम इसमें जुड़ा हुआ है, तो सारे को जोड़ के एक साथ निकालना है। तो चलिए टोटल इनकम कैसे निकलेगा बताइए, टोटल टैक्सेबल इनकम, याद रखिएगा टोटल टैक्सेबल इनकम कैसे निकलता है, अभी हम लोग क्वेश्चन पढ़ चुके थे। पांचों हेड का जो इनकम होगा ना बाबू लोग, सबको जोड़ देंगे तो टोटल इनकम निकलेगा, टोटल। तो सबसे पहला टॉपिक निकालते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। वेतन से कितना आया है, निकाल के दिया हुआ है, वेतन से आया कितना है, 2,02,000। उसके बाद बोलता है वार्डन अलाउंसेस है आपका कितना, इसी में ना आएगा, वार्डन अलाउंसेस है कितना, वार्डन अलाउंसेस है 2,400 रुपया।
उसके नीचे है दूसरा। तीसरा इनकम क्या होगा, बोलता है आप कहीं एग्जामिनर के तौर पर हैं और एग्जामिनर के तौर पर आपको रेमुनरेशन मिल रहा है, तो देखिए रेमुनरेशन, ये सब अदर सोर्स में जाएगा। रेमुनरेशन 5400 रुपये आपको रेमुनरेशन मिला है, कहीं परीक्षक आप में थे आप। उसके बाद बोलता है रॉयल्टी मिला है बुक से, ये भी अदर सोर्स में जाएगा। रॉयल्टी फ्रॉम बुक राइटिंग है ना, कितना रॉयल्टी मिला है, 1,18,000 किताब लिखे थे उस पर रॉयल्टी मिला। उसके बोलता है इनकम फ्रॉम कार्ड गेम, ताश से जीती हुई रकम, ये जीते हुए रकम है। इनकम फ्रॉम कार्ड गेम, ताश से कितना जीते हैं, 64। ध्यान दे जीता हुआ, अगर रिसीव रहता ना तो समझिए, देखिए हाँ इसमें रिसीव्ड है, अमाउंट रिसीव्ड है। ध्यान दीजिएगा ताश में 30% TDS कटता है ना, तो ये जीता हुआ अमाउंट था इसलिए TDS नहीं कटा होगा। लेकिन अगले वाले में देखिए जीता हुआ नहीं, रिसीव्ड है, अमाउंट रिसीव फ्रॉम लॉटरी। लॉटरी से नेट आप 28,000 रिसीव किए हैं, जिसका मतलब कि हम लोगों को यहाँ लिखना है इनकम फ्रॉम लॉटरी। बताइए लॉटरी से कितना जीता होगा ये, अगर 28,000 रिसीव किया तो हम लोग जानते हैं कि 28,000 मतलब 30% TDS कट के मिलेगा, तो 100/70 करेंगे ना TDS को ठीक करने के लिए, तो 100/70 7 चौके 28 मतलब 40,000 ही जीता है। जीता है 40,000, 30% कट के मिला होगा इसको 28,000। और एक्सपेंसेज ऑन लॉटरी टिकट, लॉटरी टिकट के खरीदने पर खर्चा करेंगे तो कोई छूट नहीं मिलेगा। लॉटरी टिकट के खरीदने पर खर्चा का कोई छूट नहीं मिलेगा, तो यहाँ हो जाएगा टोटल टैक्सेबल इनकम। टोटल टैक्सेबल इनकम, आपको अगर टोटल इनकम पूछेगा तो पांचों हेड का इनकम जोड़ देंगे, पांचों हेड का। यहाँ पे अगर कैपिटल गेन रहता है, बिजनेस प्रोफेशन रहता है, तो पांचों हेड के इनकम को जोड़ देते तो निकलता है टोटल टैक्सेबल इनकम। ये ग्रॉस टोटल इनकम के पहले निकलता है, लेकिन टोटल टैक्सेबल इनकम यहाँ हम चाहेंगे तो एक और काम कर सकते थे कि टोटल निकालते थे, ग्रॉस टोटल इनकम निकलता है, इसमें नीचे माइनस कर देते डिडक्शन 80C से 80U तक का। तो डिडक्शन अगर 80C से 80U का माइनस कर देते तो निकल जाता टोटल टैक्सेबल इनकम। बट हमारे पास कोई डिडक्शन है नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट इसको टोटल टैक्सेबल इनकम मान लेते हैं। अगर डिडक्शन रहता, अगर यहाँ भी डिडक्शन रहता, तो ऐसे केस में हम लोग इसको GTI निकालते, ग्रॉस टोटल इनकम, और उसमें डिडक्शन लेस करके टोटल टैक्सेबल इनकम हम लोग इसमें फाइंड आउट कर सकते थे। तो ये हुआ आपका सेट 1 कंप्लीट बच्चों, और इंतज़ार कीजिए, जल्द ही कमिंग सून में है सेट 2। जैसे प्रिपेयर होता है हम आप तक पहुँचते हैं लेकर सेट 2, और आप तैयारी इसी तरह से करते रहिए, आपकी परीक्षा अच्छी जाए। अगर परीक्षा अच्छी जाती है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि उससे हमारा मनोबल बढ़ता है और काम करने में मज़ा आता है। धन्यवाद।